Hello everyone. This is the first video of chemical kinetics where we will rapidly revise the complete chemical kinetics. So let's start the video. So the first point is here we have given a reaction to A plus B tends to C. अगर हमको rate of formation या rate of deformation लिखना है तो rate of formation के केस में हम लिखेंगे dc by dt क्योंकि C हमारा फॉर्म हो रहा है और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन केस में हमने लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर निगेटिव साइन यूज करेंगे। अगर हम पर्टिकुलर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बोल रहे हैं या फिर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए, ऐसे केस में हम ये वाले फॉर्मूला यूज करते हैं। और अगर हम रिएक्टेंट का लिखेंगे तो उसमें निगेटिव साइन आएगा और प्रोडक्ट का लिखेंगे तो उसमें पॉजिटिव साइन होगा। हम इसमें कोई भी कॉफिशिएंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स कंप्लीट रिएक्शन का हम रेट जब लिखते हैं तो हम इसमें कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिएक्शन में ए का कॉफिशिएंट 2 है तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। ओवरऑल बाकी हम सेम रहेगा जैसे हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन में किया था, इस तरीके से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। और हम इसे के इंटू कंसनट्रेशन टू द पावर एन लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर रेट कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन हमारा जो भी है ए या बी जिसका भी हम जो रिएक्टेंट होता है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखेंगे और एन हमारा है उसका मॉलिक्यूलैरिटी। अगर हम यूनिट लिखें रेट ऑफ रिएक्शन की तो इसकी यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स हमारा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंड इनवर्स हमारा टाइम को, मीन्स कंसंट्रेशन अपॉन टाइम हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अगर हम इसको मोलैलिटी के टर्म्स में लिखें तो होगा हमारा मोल केजी इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स। देन अगर हम रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखें तो हमारा इसका यूनिट होगा कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम टू द पावर -1। यहाँ पे कंसंट्रेशन और मोलैलिटी या मोलैलिटी किसी के टर्म्स में भी हो सकता है जिस टर्म्स में हमें गिवन होगा, और टाइम हमारा मिनट या सेकेंड जिसमें हमारे पास वैल्यू गिवन होगी वो हमारा उसका यूनिट होगा, जो कि हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। एंड हमारे यहाँ पर क्या है मॉलिक्यूलैरिटी, ये हमको कैसे पता चलेगा, ये हमारा जनरली कॉफिशिएंट से हमें पता चलता है या फिर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से। देन नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि होता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टू द पावर एन। जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था सेम वही फॉर्मूला है, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पर एन हमारा मॉलिक्यूलैरिटी है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसपे अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर भी रहे होते हैं तो भी हमारा रेट में कोई भी असर नहीं होता है, उस रिएक्शन को कहते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स इसके हमारे पास कुछ इक्वेशंस है, लाइक पहला इक्वेशन है के टी इक्वल्स टू एक्स। के हमारा रेट कांस्टेंट है, टी हमारा टाइम है और एक्स हमारा कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का। अगर हमें हाफ लाइफ टाइम निकालना है तो हम इसको फॉर्मूला यूज करेंगे टी हाफ इक्वल्स टू ए बाई 2k0। यहाँ पर ए हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है और के नॉट हमारा रेट कांस्टेंट है। अगर हमें क्वार्टर लाइफ टाइम निकालना है तो हम इसको जस्ट ए बाई 4k0 कर देंगे। अगर हमें 3/4 लाइफ टाइम निकालना है तो हम इसे 3a/4k0 हमें मतलब जो भी लाइफ टाइम निकालना है हम उस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जनरली अगर हमें हाफ लाइफ टाइम मिल गया है तो हाफ लाइफ का अगर हम हाफ करेंगे तो हमें इसका 1/4 हाफ 1/4 टाइम मिल जाएगा। अगर हम उसको उसमें 1/4 में जो मिल रहा है वो हम ऐड कर देंगे तो हमें 3/4 मिल जाएगा। इस तरीके से हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। देन नेक्स्ट है अगर हमें 100% कंप्लीशन होने पे जो टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना है तो हम जस्ट करेंगे a/k0, या फिर जो टी हाफ मीन्स हाफ लाइफ के लिए जो लग रहा था उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कंप्लीट टाइम मिल जाएगा उस रिएक्शन को होने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सी टी इक्वल टू C0 माइनस K0 टी। हमारा रिएक्टेंट के केस में अगर हम इक्वेशन लिखें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा सी टी इक्वल्स टू C0 माइनस K0 टी। अगर हम प्रोडक्ट के केस में इक्वेशन लिखें तो हमारा फॉर्मूला होगा सी टी इक्वल्स टू C0 प्लस K0 टी। यहाँ पर सी हम टी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर टाइम, मीन्स इतने टाइम के बाद हमारा क्या कंसंट्रेशन होगा, मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन। और C0 हमारा क्या है, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। और K0 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रेट कांस्टेंट, और टी जो कि है टाइम। देन हमारे पास जीरो ऑर्डर के कुछ प्लॉट्स हैं
जिसमें से पहला प्लॉट है log t हाफ वर्सेस log a। ये ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन था सेकेंड t हाफ इक्वल्स टू a बाई 2k0, इसमें इसका हम log ले लेंगे दोनों साइड पे, तो हमें मिलेगा log t हाफ इक्वल्स टू log a माइनस log 2k0। इस तरीके से हमें log a और log t हाफ के बीच में ग्राफ मिल जाएगा, और हमें अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें हमें कुछ log 2k0 का इंटरसेप्ट भी मिलेगा। तो ये हमारा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का रिलेशन है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा इसका। देन हमारा सेकेंड है रेट वर्सेस एक्स के बीच में ग्राफ। तो हमारा, जैसे मैंने पहले बताया था, जीरो ऑर्डर में क्या होता है कि कंसंट्रेशन के वेरिएशन से रेट में कोई असर नहीं पड़ता, रेट हमारा कांस्टेंट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसीलिए यहाँ पे जो एक्स है, एक्स हमारा कंसंट्रेशन है, तो अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज भी हो रहा है तो रेट हमारा कांस्टेंट ही होगा, इसमें कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। देन नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास सी टी वर्सेस टी। तो हमारे पास दो इक्वेशन है सी टी और टी के बीच में। तो एक पहला रिएक्टेंट के लिए है, दूसरा प्रोडक्ट के लिए है। रिएक्टेंट का क्या होता है, टाइम के साथ जो होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता रहता है। तो ये हमारा एक्स में टाइम है, जो कि टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन प्रोडक्ट के केस में क्या है, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो कंसंट्रेशन जो है हमारे पास प्रोडक्ट का वो इंक्रीज होता रहेगा, तो इसका हमारा इंक्रीजिंग स्लोप होगा विथ इंटरसेप्ट C0। देन नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास रिएक्शन है 2.303 log a नॉट बाई ए टी इक्वल्स टू के टी। इसमें क्या होता है, हमारा जो रेट होता है अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो हम हमारा रेट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मीन्स अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट हमारा डबल हो जाएगा, अगर कंसंट्रेशन हमारा 4 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। ये जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। देन अगर हमको हाफ लाइफ निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 0.693 बाई k1। यहाँ पर के हमारा रेट कांस्टेंट है एंड टी हाफ हमारे पास हाफ लाइफ टाइम है। अगर कंप्लीशन टाइम निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर का हमारा कंप्लीशन टाइम है इन्फिनिटी। जैसे मैंने पहले बताया कि हम जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे इसका रेट इंक्रीज होता जाएगा। मीन्स ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, ये रिएक्शन हमेशा चलती ही रहेगी। देन हमारे पास कुछ प्लॉट्स है फर्स्ट ऑर्डर के, जो कि सबसे पहला प्लॉट है एल एन सी टी वर्सेस टी। इसमें क्या होता है, अगर टाइम इंक्रीज हो रहा होता है तो कंसंट्रेशन जो हमारे रिएक्टेंट का है वो डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। देन हमारे पास सेकेंड प्लॉट है टी हाफ वर्सेस ए। तो यहाँ पर क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम हमारा कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द रिएक्शन। अगर हमारा जो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी है, लेकिन टी हाफ जो हमारा हमेशा कांस्टेंट होगा, ये हमारा वेरी नहीं होता है कंसंट्रेशन के साथ। देन हमारा नेक्स्ट ग्राफ है सी टी रिएक्टेंट वर्सेस टी। यहाँ पर टी और टी के बीच में जो ग्राफ है वो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, क्योंकि हम इक्वेशन 1 जो है इससे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉग का टर्म है, लॉग का टर्म है मतलब ई टू द पावर में के टी का टर्म आएगा एक यहाँ पर, इसी कारण हमारे पास जो ग्राफ मिलता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, जिसमें कि हमारे पास डिक्रीजिंग ग्राफ मिलता है। मीन्स अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ साथ हमारा जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट का वो डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन कभी भी इंड नहीं होगा, इसलिए हमारे पास कुछ टाइम के बाद ये ग्राफ हमारे पास पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के। देन हमारा नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन। मीन्स जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का तो डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद अगर आपको किसी भी ऑर्डर का फॉर्मूला निकालना है, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ एंड सो ऑन, तो उसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन है जो कि है के एन टी इक्वल्स टू एन वन बाई एन माइनस वन, देन ब्रैकेट 1 अपॉन ए टू द पावर ए टी एन माइनस वन माइनस 1 अपॉन एन माइनस वन। इसमें क्या होता है, एन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर को। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा रिएक्शन ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और हमें उसके लिए कैलकुलेट करना है इक्वेशन क्या होगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा एन के प्लेस में हम 2 पुट करेंगे, तो के टू टी इक्वल्स टू 1/2 माइनस वन क्या होगा 1। देन हमारा होगा 1 अपॉन ए टी 2 माइनस वन हमारा यहाँ पर 1 होगा, माइनस 1 अपॉन ए जीरो एन माइनस वन माइनस 2 माइनस वन हमारा 1 हो जाएगा। ये हमारा होगा सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन। इसी तरीके से हम थर्ड ऑर्डर का जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एन के प्लेस में 3 पुट कर देंगे। इस तरीके से हमें जनरल इक्वेशन है ये हमारा किसी भी ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है।
देन सिमिलरली अगर हमें टी हाफ निकालना है तो जो हमारा हाफ लाइफ टाइम होता है वो हमें हमेशा कंसंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमें हाफ लाइफ निकालना है सेकेंड थर्ड या फोर्थ किसी भी ऑर्डर का, तो हम जस्ट यहाँ पर एन के प्लेस में उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हाफ लाइफ टाइम हमें मिल जाएगा, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a। अगर हम सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालना है तो 2 - 1 करेंगे, जो कि हो जाएगा 1। इस तरीके से हम हाफ लाइफ का इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट इस जनरल इक्वेशन को यूज करके। देन नेक्स्ट हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन, जो कि हमें आर्हीनियस थ्योरी से इक्वेशन मिलता है k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पर हमारा कैपिटल A रिप्रेजेंट करता है प्री एक्सपोनेंशियल टर्म को, और हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसमें जो ई ए टर्म है ये हमारा है एक्टिवेशन एनर्जी, और आर हमारा गैस कांस्टेंट है और टी हमारा टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन है, और यहाँ पर जो के है के हमारा रेट कांस्टेंट है। देन नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर कॉफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए, जो कि हम पढ़ते हैं अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है या फिर रेट है वो हमारा 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाता है। मिनिमम 2 टाइम्स होता है और मैक्सिमम 3 टाइम्स, और जनरली हमें इसके कुछ बीच में आसपास वैल्यू मिलती है 2 या 3 के बीच में। देन हमारे पास नेक्स्ट k2/k1 इक्वल्स टू 5 to the power del t/10। यहाँ पर जो 5 है ये हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, डेल टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो हम डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि हम जैसे कि हम बताया ना कि हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स फाइनल टेम्परेचर हमारा इनिशियल टेम्परेचर के 10 डिग्री ज़्यादा ही होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास वन हाफ इक्वेशन, ये हमारे पास डी एल एन के इक्विलिब्रियम बाई डी टी इक्वल्स टू ई ए बाई आर टी स्क्वायर, और के इक्विलिब्रियम क्या है हमारा, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास गिवन है रिएक्शन ए प्लस बी टेंस टू सी प्लस डी, तो अगर हम इसका के इक्विलिब्रियम का रेशियो लिखें तो हमारे पास आएगा सी डी बाई ए बी। और अगर ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, मीन्स अगर ए टू बी जान ए से ए प्लस बी से सी प्लस डी जाने का रेट है हमारे पास k1, और सी प्लस डी से ए प्लस बी जाने का रेट है k2, तो हम इसको k1/k2 भी लिख सकते हैं। ये हम इससे हम के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो रिएक्शन है, फॉर जनरली इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए हम यूज करते हैं ln k2/k1, मीन्स k2 हमारा सेकेंड रिएक्शन के लिए और k1 हमारा फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। देन ई ए बाई 2.303 आर, ई ए हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, और टी1 टी2 हमारे पास टेम्परेचर है उस रिएक्शन का। ये इक्वेशन हमारे पास आता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना एक्टिवेशन एनर्जी का, के इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। इस इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिलता है अगर हम इसका लॉग ले लें। देन इसके भी कुछ प्लॉट्स हैं, जो कि पहला प्लॉट है एल एन के वर्सेस 1/t के बीच में। तो अगर हम जैसे कि इक्वेशन हमारे पास होता है के इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, और अगर हम इसका एल एन लॉग लें दोनों साइड पे तो हमें क्या मिलेगा, एल एन ए जो कि एक इंटरसेप्ट है, और माइनस ई ए बाई आर टी, और एल एन ई की वैल्यू जाएगी 1। तो अगर हम 1/t के बीच में प्लॉट करें तो हमारे पास इसमें स्लोप मिलेगा जो कि है माइनस ई ए बाई आर, और एल एन ए हमारा क्या है इंटरसेप्ट, तो हमारे पास ये इंटरसेप्ट मिलेगा। अगर हम इसे बीच का ग्राफ प्लॉट करें तो हमें पास डिक्रीजिंग स्लोप आएगा क्योंकि निगेटिव साइन है इस कारण से। देन नेक्स्ट प्लॉट हमारे पास के वर्सेस टी, तो के और यहाँ पर जैसे कि इक्वेशन होता है के इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। जो हमारे पास टेम्परेचर है वो एक्सपोनेंशियल टर्म के पावर में है, इसलिए हमें ऐसा इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिल रहा है। और अगर यहाँ पे देख सकते हैं अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ई ए बाई आर टी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इसमें निगेटिव साइन होने के कारण ये टर्म इंक्रीज होगा, मीन्स इससे पता चलता है कि हमारा जो के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू वो भी इंक्रीज होएगी। देन हमारे पास कुछ प्लॉट है, यहाँ पर हम हमारा रिएक्टेंट होता है और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट होता है। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, मीन्स रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था तब उसने कुछ एनर्जी अब लिया है,
और प्रोडक्ट फॉर्म किया है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। देन सेकेंड रिएक्शन है, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मीन्स हमारे पास जो रिएक्टेंट है से जब प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हुआ है तो उसने कुछ एनर्जी लूज कर दिया है, जिस कारण से जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ पॉइंट, के सी बाई के एन सी इक्वल्स टू ई टू द पावर एन सी माइनस ई टू द पावर ई सी बाई आर टी। ये हमारा है के सी जो है रेट कांस्टेंट है विथ कैटेलिस्ट, एंड के एन सी हमारे पास रेट कांस्टेंट विथ जब कैटेलिस्ट नहीं है, मीन्स विदाउट कैटेलिस्ट। अगर हम कैटेलिस्ट ऐड करते हैं तो हमें पता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन की वो डिक्रीज हो जाती है और हमारा रिएक्शन जो होता है फास्ट हो जाता है। इसलिए अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा ई टू द पावर एन सी माइनस ई टू पावर सी बाई आर टी। जनरली हमारे पास क्या होता है, जो नॉन कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, मीन्स जिसमें हम कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, मीन्स उस रिएक्शन को होने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन हम अगर कैटलिस्ट डाल दे रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। मीन्स नॉन नॉन कैटेलाइज्ड रिएक्शन की एनर्जी ज़्यादा होती है कैटेलाइज्ड रिएक्शन से, एंड जो रेट कांस्टेंट होता है वो नॉन कैटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए कम होता है कैटेलाइज्ड रिएक्शन के कंपैरिजन। देन हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि है रिवर्सिबल रिएक्शन, मीन्स ए और बी आपस में रिवर्सिबल हैं। ए हमारा रिएक्टेंट है, बी हमारा प्रोडक्ट है। अगर ए से बी जा रहा है तो हमारे पास K1 है रेट कांस्टेंट, और अगर बी से ए हो रहा है तो हमारा K-1 हमारा रेट कांस्टेंट है। तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी K1 A माइनस K-1 B। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे बाय यूजिंग SSA रूल, मीन्स स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन रूल। और जनरली हम जो स्लो स्टेप होता है उसमें हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन रूल लगाते हैं। देन इससे को सॉल्व करने पे हमारे पास फॉर्मूला आएगा 2.303 लॉग एक्स सी बाई एक्स सी माइनस एक्स। एक्स सी क्या है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और एक्स हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। देन K1 प्लस K-1 T। देन सेकेंड टाइप का रिएक्शन है पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन मीन्स अगर ए से ही, मतलब पैरेलल रिएक्शन मीन्स दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, मीन्स ए से बी भी फॉर्म हो रहा है और ए से सी भी फॉर्म हो रहा है। और अगर ए से बी फॉर्मेशन हो रहा है तो रेट है हमारे पास K1, और अगर ए से सी फॉर्मेशन हो रहा है तो रेट हमारे पास है K2। अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो हमें इक्वेशन मिलेगा माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू K1A माइनस K2A। देन हम इसका अगर एस एस ए रूल लगाएं और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कंसंट्रेशन मिलता है ए का आफ्टर टाइम टी A0 e माइनस K1 प्लस K2 T। बी का इक्वेशन मिलता है K1 बाई K1 प्लस K2, ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इन ब्रैकेट 1 माइनस e माइनस K1 प्लस K2 T। देन हमारे पास सी का कंसंट्रेशन मिलता है आफ्टर टाइम टी, है वो है K2 इक्वल्स टू K1 प्लस K2 A0 1 माइनस E माइनस K1 प्लस K2 T। हम ये तीनों इक्वेशन आपस में रिलेट करके याद कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर इक्वेशन है। बस बीटी के केस में हमारे पास यहाँ पर K1 है, क्योंकि हमारे पास ए से बी जाने का रेट हमारे पास K1 था और ए से सी जाने का रेट K2 था, तो यहाँ पर K2 है और बाकी का इक्वेशन सेम है। अगर हम बीटी और सीटी का रेशियो निकालें तो हमें पास जस्ट रेशियो मिलेगा K1 बाई K2, क्योंकि बीटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K1 के और सीटी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K2 के। देन हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन। यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन मतलब हमारे पास एक रिएक्शन है जो फर्दर प्रोसीड हो रहा है, ए से बी जा रहा है देन बी से सी जा रहा है। तो अगर ए से बी जा रहा है तो हमारा रेट होगा K1, और अगर बी से सी जा रहा है तो रेट होगा हमारे पास K2। और अगर हम कंसंट्रेशन निकालें तो ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ए क्या था, ए कंसंट्रेशन जब था जब टाइम 0 था, मीन्स कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तब हमारे पास जो कंसंट्रेशन था ए था। लेकिन आफ्टर टाइम टी हमारा जो कंसंट्रेशन हो जाएगा, ए का एक्स हो गया, बी का वाई और सी का जेड। इस तरीके से हमारे पास सबका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा क्योंकि रिएक्शन हो रही है। देन हमारे पास सेकेंड है रिएक्शन, अगर हमें कंसंट्रेशन निकालना है ए का तो हमारे पास सेम फॉर्मूला जैसे हमने ऊपर किया था, ए टी इक्व टू A0 माइनस A0 e टू पावर माइनस K1T।
अगर हमें बी का कंसंट्रेशन निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है K1/K2 माइनस K1 A0 e⁻−K1t माइनस e⁻−Kt। देन हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट Ct, जिसका फॉर्मूला है A0 देन ब्रैकेट 1 माइनस K2 माइनस K1 देन ब्रैकेट K2 e⁻−K1t माइनस K1 e−K2t। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। देन हमारे पास कुछ प्लॉट्स हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रिएक्शन के। अगर हमारा K1 ज़्यादा है K2 से, देन हमारे पास जो प्लॉट मिलेगा वो हमें मिलेगा A के लिए डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, क्योंकि A हमारा रिएक्टेंट है जो कि धीरे धीरे डिक्रीज होगा। बी के लिए हमारे पास ग्राफ मिलेगा पहले इंक्रीजिंग, क्योंकि ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ग्राफ डिक्रीज होगा क्योंकि बी से वो सी में कन्वर्ट हो जा रहा है। और सी हमारा प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास कंटिन्यू इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो इसका कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगा। जब हमारे पास K1 ज़्यादा है K2 से, तब के केस में। लेकिन अगर K2 ज़्यादा है K1 से, मीन्स मीन्स ए से बी फॉर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बी से सी हमारा फास्टली फॉर्म हो जाएगा। तो ए हमारा डिक्रीज हो रहा है फास्टली, मीन्स ए हमारा डिक्रीज हो रहा है, देन हमारा सी का फॉर्मेशन हो रहा है, और बी हमारा एक टाइम के बाद पहले इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज होने लग जा रहा है। तो ये हमारे पास दो ग्राफ हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रिएक्शन के जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। अब हम इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम ये इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।